नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस थेरा पे। मैं प्रियंका आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ईवीएस की क्लास 4 की ये पार्ट 2 वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनबीएस, जीटेट या एनी टेट, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ पीडीएफ के नोट्स के लिए भी। मैंने दिन में ही एक मैसेज दिया था कि मैं लाइव आऊंगी, लेकिन लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर से ऐसे ही वीडियो बना दूं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सी चीज को पढ़ा है, तो चलिए थोड़ा सा मैं उसको रिवीजन करा देती हूँ। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा। उसमें हम लोगों ने खेजड़ी के रेगिस्तानी इलाके में जो खूब पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। उस पौधे में ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है और उसके छाल से क्या करते हैं हम लोग दवा बनाते हैं और इसकी लकड़ी को कीड़ा कभी नहीं लगता है। खेजड़ी के पेड़ की फलियां जो है उसकी सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां वहां के जानवर खाने को काम करते हैं और वो जो पेड़ है वहां के जानवर को वो छाया भी प्रदान करता है। और हम लोगों ने पढ़ा था एक अनीता के बारे में जो कि बोचहा गांव की रहती है जो बिहार में है, मुजफ्फरपुर जिले, राज्य बिहार। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव है बोचहा। अनीता क्या करती थी तो मधुमक्खी पालन का काम करती थी। उनका पूरा नाम क्या था? अनीता कुशवाहा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो कहते हैं चमकता सितारा अर्थात स्टार गर्ल किसे कहते हैं, तो अनीता कुशवाहा है और एक क्या है? अमृता है। तो पहले हम लोग अनीता के बारे में जानते हैं। अनीता उस लड़कियों में से आती है जो उन साधारण लड़की की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दी। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ प्रीवियस और मैं कुछ और आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोग को रिकॉल हो जाए। और वो स्कूल गई, उसके बाद उन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा। उनके माता पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गांव के बच्चों जब वो स्कूल गई किसी तरह अपने माता पिता को कन्विंस किया और पढ़ी। जब बड़ी हुई तो पढ़ाई के बाद मधुमक्खी पालने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस गांव के लोग मधुमक्खियां पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। और एक और चीज जान जाते हैं हम लोग शहद से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार सीटेट में पूछा गया है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों को कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? मार्क्स स्कोर करना है। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। क्या कहते हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। अतः मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर ही होता है। लेकिन लीची के फूल कब आते हैं? तो फरवरी में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में, शहद के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। शहद में क्या होता है? एक बक्से में कितने शहद होते हैं? तो 12 किलो होते हैं। आप इस चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे। फिर उसमें मधुमक्खियों के काटने से चेहरा सूज जाता है, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। कुछ नर मक्खी होते हैं और जो कुछ खास काम नहीं करते हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो ये एक तरह का नाच करके अभी अपने सभी मक्खियों को बुला लेती है अपने पास। फिर मधुमक्खियां की तरह ही चींटी भी मिलजुल कर रहती है और सभी चींटियां काम अलग अलग बटा होता है, जिसमें रानी चींटी होती है जो सिपाही अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखते हैं और काम करने में चींटियों की मदद करते हैं, जैसे भोजन ढूंढना हो गया, किसी सामान को ले जाना हो। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और पढ़ा था रैपलिंग के बारे में। उसी में शायद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो आप लोग मुझे बता देना कि जो पॉइंट छूट रहा है मैं उसे अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है, और एक और चीज उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि एक हाथी, उसमें हाथी के बारे में पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद आ गया, थोड़ा सा मैं उसको भी रिकॉल करा देती हूँ कि एक हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाता है। और वो कितने घंटे सोता है? तो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक होता है। उसकी स्किन मोटी होती है तो पानी और कीचड़ में ज्यादा रहना पसंद करता है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, जब उसे गर्मी लगती है तो देखेंगे हाथी अपने कान को हिलाते रहता है, जिससे उसके शरीर को ठंडक पहुंचती है और वो हवा की तरह उसको मदद करता है। हाथी के 1 महीने का बच्चे का वजन कितना होता है? तो 200 किलोग्राम होता है। हमेशा याद रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज कुछ खास चीज मैं बता दूं आपको हाथी के बारे में। हाथी के बच्चे अपने झुंड के साथ रहते हैं और झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी जो होती है वो पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, यानी एक लीडरशिप होता है। ठीक है, अमृता के बारे में हम लोगों को पढ़ना था और अनीता के बारे में। तो अनीता के बारे में मैंने बता दिया और थोड़ा अमृता के बारे में मैं बता दूं। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास रहती है, जो खिजरी गांव में रहने वाली है। अभी हम लोगों ने खिजरी के पेड़ के बारे में पढ़ा।
उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं, 2-3 लाइन जो है। 300 साल पहले से लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं कि वो जनजाति है, उनका नाम क्या है, बिश्नोई जनजाति, जो पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। और यहाँ रेगिस्तान होने पर भी यहाँ का इलाका हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खिजड़ी का पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है। जानवर भी बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। उसकी रक्षा कौन सी जनजाति करती है, तो बिश्नोई जनजाति। कितने साल पहले से, तो 300 साल पहले से। ये थे कुछ प्रीवियस पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं चलती हूँ आपको आज के कुछ पॉइंट को बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से देखना। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी से जो पॉइंट निकाला गया है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। देखिए क्या था हम लोग का लास्ट टाइम, जिसमें रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। उसके बाद था दीमक और तितैया, ये भी मधुमक्खियों की तरह ही समूह में रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। हम लोग का जो ईवीएस है उसमें 5 समूह में बांटा गया था। ठीक है, उसमें से एक हमारा भोजन भी है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जगह को बताया गया है। जैसे आप बिहार में देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर में लीची बहुत फेमस है। यहाँ जैसे हम लोगों ने पढ़ा अनीता के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं ढोकला, चटनी और यहाँ पे वो छूट गया है, ए लिखा गया, इसे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। नींबू वाले चावल और मिठाई, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात की पहचान है। ठीक है, बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध आदि भी गुजरात की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, आपको पेयर में दे देता है फूडिंग के बारे में और पूछता है कि कहाँ का फेमस खाना है, कहाँ का मुख्य भोजन है। तो इस तरीके से आप इसे देख लेना और अच्छे से समझ लेना। गांधीधाम, कच्छ, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, तो गुजरात में। गांधीधाम स्टेशन है, कच्छ कहाँ है, तो ये दोनों अहमदाबाद में है, और वलसाड गांव कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, कोझिकोड ये कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट है कोझिकोड के बारे में और वलसाड के बारे में। ठीक है, मडगांव कहाँ है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। कुछ ऐसे गांव का नाम लिया गया है। हमेशा सीटेट क्या करता है ना, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी का मतलब ही होता है कि हर एक राज्य से, हर एक देश से हर एक चीज को चुनना। देखिए यहाँ पे गुजरात, अहमदाबाद, केरल, गोवा, हर जगह का चर्चा किया गया है, क्योंकि बच्चा अगर इसे पढ़े तो लगे कि हाँ ये मेरे देश का चर्चा है, मेरे एरिया का चर्चा है, मेरे राज्य का चर्चा है। इसलिए बच्चा उसे, हम कहते हैं ना, आत्मसात कर लेना, इसलिए लगे कि वो मेरा अपनापन है। जैसे हम लोग मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर के बारे में जैसे ही पढ़े हम लोगों ने, तो लगा कि नहीं ये मेरे एरिया का है, मेरे जगह के बारे में एनसीईआरटी बुक में चर्चा किया गया, ये चीज वहां पे आती है। ठीक है, क्या मडगांव गोवा राज्य में स्थित है, यहाँ चारों तरफ हरियाली रहती है, और यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो लाल मिट्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो लाल मिट्टी है। जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पहाड़ को काटकर सुरंग बनाकर रास्ता निकाले जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वहाँ पे सुरंग को काटकर रास्ता निकाला जाता है। गोवा से केरल तक, ये भी एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, ये चैप्टर है। मैं चैप्टर तो नहीं पढ़ा रही आप लोग को, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है और रेगुलर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। अब देखते उदीपी, ये स नहीं है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी हिंदी टाइपिंग मिस्टेक को प्रॉब्लम हो जाती है। उदीपी स्टेशन कहाँ है, तो ये केरल में स्थित है। कहाँ है उदीपी स्टेशन, तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे उदीपी स्टेशन में क्या है, इडली वड़ा, वहाँ के लोग खूब चाव से खाते हैं। इडली वड़ा लोग वहाँ के खूब चाव से खाते हैं। ये कहाँ का फेमस है इडली वड़ा, तो केरल का है। मैं टोटल ईवीएस क्लास 4 को जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं संपूर्ण ईवीएस का आप लोग से टेस्ट लूंगी और मैं कोशिश करूंगी एक ईवीएस के वीडियो में सारे ईवीएस आप लोग की कंप्लीट करा दूं। केरल में केला बहुत छोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, केरल का केला देखेंगे तो बहुत छोटा छोटा वहाँ पे केला होता है, और यहाँ खास तौर पर चावल की खेती होती है। किस चीज की खेती होती है, तो चावल की खेती होती है। केरल में नारियल का पेड़ खूब पाया जाता है। आप देखे होंगे कभी पिक्चर में, चाहे किसी मूवी में देखेंगे, केरल साइड जो सीन होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको नारियल के पेड़ मिलते हैं। अब चलते कुछ देखते, गर्मी में केरल में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग सफेद या क्रीम रंग के सूती धोती और साड़ियां पहनते हैं, क्योंकि सफेद रंग सनलाइट को बहुत कम ऑब्जर्व करता है और काले रंग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है। इससे क्या होता है, गर्मी कम लगती है सफेद रंग में और काले रंग में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मलयालम में बलियम्मा किसे कहते हैं, तो मौसी को कहते हैं। देखिए मलयालम भाषा में मौसी को क्या कहते हैं, तो बलियम्मा कहते हैं। ठीक है, और अमुम्मा नानी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने एनसीईआरटी बुक को थोड़ा रीड किया
और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के लिए निकाल कर लेकर आई हूँ। कोट्टायम राज कहाँ है, तो ये भी केरल में। केरल में दो राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक जो हमारा यहाँ पे था, क्या था, कोझिकोड और कोट्टायम, दोनों राज्य कहाँ है, तो केरल में स्थित है। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। अब आती है कुछ भाषाएं और जो किस राज्य में बोली जाती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा अक्सर भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है और वहां पे हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग सीटेट की तैयारी करते हैं तो हम दो लैंग्वेज को चुनते हैं और हमें बहुत सारे नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम टीचर्स हैं, इसलिए इसे चुप नहीं करना है। और जैसे ही है इसमें अच्छे से क्या कहते हैं, इसे अच्छे से क्लियर करना है। अब देखते हैं इसमें क्या है। मलयालम कहाँ बोला जाता है, तो केरल में बोला जाता है, ठीक है। मलयालम कहाँ की भाषा है, तो ये केरल की है। भाषा जहाँ बोली जाती है, ब्रैकेट में राज्य है, तो ये भाषा हो गई, और कहाँ बोली जाती है, तो ये आपका राज्य है। कोंकणी कहाँ, गुजरात, और कुछ केरल में भी क्या है, कोंकणी बोली जाती है। कुछ कोंकणी भाषा जो है केरल में और गोवा में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है, गोवा और महाराष्ट्र में बोली जाती है, ठीक है। मराठी कहाँ बोली जाती है, तो दो राज्य में बोली जाती है, गोवा और महाराष्ट्र में। लेकिन कोंकणी गोवा में और कुछ केरल में बोली जाती है। यहाँ देखते हैं गुजराती कहाँ बोली जाती है, तो गुजरात में बोली जाती है दोस्तों। कर्नाटक में कौन सी भाषा है, यहाँ उल्टा हो गया है दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा इसे कंप्लीट कर लेना। ये भाषा है आपका, ठीक है, ये भाषा है और ये आपका राज्य है, तो इसे थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है। तेलुगु, देखिए तेलुगु से तमिलनाडु को नहीं लगाना है। तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोला जाता है। असमिया कहाँ बोला जाता है, तो ये असम में बोला जाता है। कुछ भाषा ऐसे होते हैं जिसके हम राज्य के नाम पर हम डिनोट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ अलग है, ठीक है, उसको याद करना है, समझना है हम लोगों को। अब यहाँ देखिए भोजपुरी और हिंदी कहाँ बोला जाता है, तो बिहार में बोला जाता है। और हिंदी कहाँ बोला जाता है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। भोजपुरी हिंदी बिहार में और हिंदी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। फिर देखिए हिंदी और पंजाबी कहाँ बोले जाते हैं, तो पंजाब में बोला जाता है। आप सिर्फ पंजाबी नहीं मार सकते, अगर हिंदी रहा साथ में तो हिंदी और पंजाबी दोनों लगाएंगे आंसर। कश्मीरी और डोगरी, जम्मू कश्मीर की दो भाषा है, कश्मीरी और डोगरी। और मणिपुरी कहाँ बोली जाती है, तो मणिपुर में। तो राज्य से निकल रहा है तो इसे याद करने में आसानी होगी। मिजो कहाँ की भाषा है, तो मिजोरम की। ये भी नाम से याद हो रहा है तो आप इसे याद कर लोगे आसानी से। अंग्रेजी कहाँ की भाषा है, तो मेघालय की, ठीक है। ये भी थोड़ा अच्छे से थोड़ा देखना होगा। उड़ीसा की, ओडिया कहाँ की भाषा है, तो ओडिशा की भाषा है। असमिया अडेजी, ये नागालैंड की भाषा है। अब असमिया को देखकर असम नहीं माना है, असमिया और अडेजी एक भाषा है जो नागालैंड में बोली जाती है। अब देखिए हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, हिंदी है। अब थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और है हमारा। बंगला, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल दोनों जगह बांग्ला बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी हिंदी एक भाषा है, छत्तीसगढ़ी हिंदी जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली हिंदी कहाँ बोली जाती है, गढ़वाली और हिंदी तो उत्तराखंड में बोली जाती है। अगर हिंदी नहीं हो तो गढ़वाली मारना, गढ़वाली हिंदी दोनों साथ में तो आप उत्तराखंड मारना। निमिर अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। निमिर अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश, और अंग्रेजी सिर्फ कहाँ बोली जाती है, जो हमने यहाँ पे रखा था तो मेघालय में बोली जाती है। चलिए अब कुछ मेरे साथ इस भाषा का रिवीजन करते हैं, ठीक है। कन्नड़ कहाँ है, कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है, तो कर्नाटक में बोला जाता है। चलते हैं हम लोग नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। निमिर अंग्रेजी कहाँ बोला जाता है, तो त्रिपुरा। निमिर अंग्रेजी कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। गढ़वाली हिंदी उत्तराखंड में, और छत्तीसगढ़ी हिंदी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। बांग्ला त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल दो जगह बोला जाता है, बांग्ला त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में। हिंदी बहुत जगह बोली जाती है, जैसे आपका हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार हो गया आपका, ये जगह हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है, तो कर्नाटक में बोला जाता है। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु में। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। असमिया और अडेजी नागालैंड में भी बोला जाता है, असमिया और अडेजी। और असमिया कहाँ बोला जाता है, तो असम में बोला जाता है। असमिया अडेजी हो तो नागालैंड होगा, अडेजी हो तो नागालैंड होगा। अगर सिर्फ असमिया हो तो आपको असम देता है तो असम मारेंगे, नागालैंड देगा उसमें साथ में असम और नागालैंड दोनों दे रहा है तो सिर्फ आप असम मानेंगे, क्योंकि असम में असमिया बोला जाता है, लेकिन नागालैंड में असमिया और अडेजी दोनों बोले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हिंदी, तो अभी जस्ट बताया हमने, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हिंदी और पंजाबी कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, तो पंजाब में बोला जाता है। कश्मीरी डोगरी जम्मू कश्मीर में। मणिपुरी तो मणिपुर के नाम से पता चल रहा है। मिजोरम में बोली जाती है। अंग्रेजी मेघालय में। ओडिया उड़ीसा में।
असमिया अडेजी कहाँ है? नागालैंड में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो हमने सेशन दिया था, मैंने जो सेशन दिया आप लोगों को कि डेली जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैं जब ईवीएस कराऊं तो कोशिश करूं आप लोगों के पास कि मैं लाइव लेकर आऊं। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं लाइव आने का हमें मौका मिल पाए, मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बता पाऊँ, अच्छे से मैं मदद कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है सीटेट में कम से कम 110 प्लस स्कोर करें, जिससे मेरिट बनने में उनको आसानी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।